तो आईटी प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के सीबीटी पेपर जो हमारा जुलाई 2023 में हुआ था, उसका मैंने एनालिसिस किया था और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैंने बताया था। तो उसी के क्रम में हम अब दूसरे एक सेट की बात करते हैं जो हमारा बैक पेपर आया हुआ था, जो दिसंबर 2023 में किया गया था। तो उसका भी हम सीबीटी पेपर का एनालिसिस करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हमारे इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और यदि आप हमारे इस वीडियो में रेगुलर बना रहेंगे तो आप 100% सफलता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम ये बताएंगे आपको कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और किस प्रकार से प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 19 दिसंबर 2023 को पेपर आया हुआ है, उसकी आंसर की है ये। तो उसी का हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार के केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हवा रैक का उपयोग हम करते हैं। तो इसका ए राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अभी ये क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो है पिछले सेट में ही रिपीट हो रहे हैं। तो जो हमारा मेन एग्जाम हुआ था उसी संबंधित इसमें क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यही फ़ायदा होता है कि आप अगर प्रीवियस लगाएंगे तो आपको जो करंट आगे का होगा उसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में एसी आपूर्ति की कितनी होती है। तो 50 हर्ट्ज, ये भी क्वेश्चन पीछे आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा होता है। तो नियॉन साइन जो लैंप होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैथोड, कोल्ड कैथोड लैंप बोला जाता है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगला, प्योर साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। तो साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 होता है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या उद्देश्य से होता है। तो बैटरी में जब आवेशन करते हैं तो उसमें हाइड्रोमीटर का काम होता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग को चेक करने का काम होता है, यानी कि विद्युत अपघट के विशिष्ट गुरुत्व का निर्धारण करता है। विशिष्ट गुरुत्व के निर्धारण के हिसाब से ही हम उसके चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का हम पता लगाते हैं। ठीक, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 5S संकलन में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो 5S टेक्निक होती है सॉर्टिंग की। तो उसी सॉर्टिंग में हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है जो एस, वो किस नंबर पे आता है। तो वो चौथे नंबर पे आता है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट द्वारा हमेशा क्या है, ताम्र हानि का किया जाता है। और जब ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो किसका करते हैं हम लोग, कोर लॉस का। ठीक है, कोर लॉस या आयरन लॉस इसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अर्ध प्रतिरोधक परीक्षक में धारा उत्क्रमण का कार्य है। तो यहाँ पे क्या होता है, डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलने का काम किया जाता है यहाँ पे। तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण होता है। तो यदि हमारे घरों में क्या है कि हमारा लैंप और मोटर धीमी गति से चल रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। अब वोल्टेज तो हमारे पास पूरी आ रही है, लेकिन हम सप्लाई मीटर पे वोल्टेज पूरी आ रही है, लेकिन हमारे घर के जो सप्लाई है वो स्लो चल रही है। तो इसका मेन कारण क्या होता है कि सीरीज में कोई अननोन जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो गया, यानी उच्च मान का श्रेणी परिपथ दोष हो गया। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, नियत ध्रुवता संकेतन का एसी आपूर्ति जाते समय संकेत क्या होता है। ठीक है, तो नियॉन प्लॉट इंडिकेटर जो होता है, तो उसको जब एसी सप्लाई चेक करते तो उसके ऊपर क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, उसके दोनों इलेक्ट्रोड जलेंगे तभी हम उसकी जांच कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है।
तो यहाँ पे कॉपर जो होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य होता है? तो जब हम घरेलू वायरिंग करते हैं तो उसमें हम लोग पीवीसी की लचीली तार यानी फ्लेक्सिबल वायर्स का उपयोग करते हैं। तो क्या किस लिए करते हैं? ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन, यानी कि उसको किसी भी उपकरण को कनेक्ट करने के लिए आसानी होती है। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। BIS के अनुसार निम्न में कॉपर कंडक्टर का उपयोग क्रॉस सेक्शन क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, तो BIS का जो सबसे मिनिमम क्षेत्र होता है उसकी बात कर रहा है कि यानी कितना कंडक्टर जो आता है, फ्लेक्सिबल जो वायर आते हैं उनका जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना आता है? तो 0.5 mm² होता है इसका, सबसे जो छोटा होता है। इसके बाद 0.75 आता है, फिर 1 आता है, फिर 1.5 आता है, और फिर 2.5 आता है, फिर 4, 6, 8 ऐसे चलता है। तो सबसे जो छोटा होता है वो 0.5 mm होता है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? तो हम ये कह रहे हैं कि जब 300 वाट का आप लैंप ज़्यादा हो जाता है तो उस लैंप को नॉर्मल होल्डर से नहीं लगाया जा सकता, तो उसके लिए स्पेशल होल्डर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोलियत पेंच होल्डर बोला जाता है। ये 300 वाट से ऊपर के जितने होते हैं उन पे ये होल्डर लगाया जाता है। तो अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी सचित्र विधि है? तो ये पृथ्वी माप की जो है अर्थ जिसको बोलते हैं अर्थिंग जो मापी जा रही है उसको कौन सी विधि है? तो ये क्या है? विभव पतन विधि बोलते हैं इसको। यानी कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के अंदर दोनों पे सप्लाई ट्रांसफ़र करते हैं और दोनों सप्लाई में ये देखा जाता है कि कितना वोल्टेज का अंतर आ रहा है, किस में ज़्यादा आ रहा है, तो उसी के हिसाब से हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है कि नहीं है। तो इसीलिए इस विधि को बोला जाता है विभव पतन या फॉल ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हमारे पास जो एक जॉइंट है, इस जॉइंट का क्या नाम है ये बताना है हमें। तो जॉइंट आप लोग को देख लिए, तो जॉइंट इसको बोलते हैं मैरिड जॉइंट इसको बोला जाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम नाम होता है, तो इसलिए मैरिड जॉइंट है ये, तो इसका बी ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम बताइए। ये जो शंट प्रतिरोध सामग्री है इसका नाम बताना है हमें। तो इसका नाम क्या है? मैग्नीन। शंट प्रतिरोध जो होते हैं उनको किसका उपयोग, किस मटेरियल का बनते हैं? वो मैग्नीन का बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिन का बनाता होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। AC एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या होता है? ठीक है, AC फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज यानी जो वोल्टेज लॉस हो रहा है ठीक है उसको कैसे निकालेंगे? तो वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या होता है? V/IR से, जो ओम्स लॉ कहता है ना, उसी के थ्रू निकाल पाते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताना है Z=M/Z/IT सूत्र में Z अक्षर किससे इंगित होगा? तो Z अक्षर इसमें क्या इंगित करता है? तो जो Z होता है इसमें, तो ये क्या करता है? विद्युत अपघट्य, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को इंडिकेट करता है। तो इसका सी राइट आंसर होगा, डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? ये देखिए आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा, इसके अंदर ये क्या है? ऑयल भरा है कि जो भी भरा हो, तो ये क्या है? ऑयल, क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या भरता है? ऑयल भरा जाता है। तो ये किस प्रकार का है? ऑयल नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जो ऑयल के द्वारा नेचुरल तरीके से कूल होता है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस हथौड़े का क्या नाम है ये बताना है। तो आप देख लीजिए फिर से नीचे ऊपर क्लॉ निकली हुई है, तो इसको क्लॉ हैमर बोलते हैं, तो इसको इसीलिए बोलते हैं क्लॉ हैमर। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। एक और है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? तो ये बताना है आपको कि जो उपभोक्ता है वो मीटर के बाद कहाँ से सप्लाई लेता है, मतलब सप्लाई कहाँ से मिलती है उसको, तो कहाँ से मिलती है उसको? एनर्जी मीटर से मिलती है। ये क्वेश्चन भी पिछले सेट में आ चुका है, तो वहाँ सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। एक आवृत्ति मीटर किस का प्रकार है? ये किस प्रकार का आवृत्ति मीटर है? तो देख लीजिए यहाँ पे ये आवृत्ति मीटर होती है, इसमें स्ट्रिप होती है, ये ऊपर नीचे होती है, तो उसको
तभी इसको जान पा जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं यांत्रिक अनुनाद प्रकार का, क्योंकि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो ये स्ट्रिप जो होती हैं ये ऊपर नीचे करती हैं, इसीलिए इसको हम लोग यांत्रिक अनुनाद प्रकार का यानी मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर बोलते हैं इसको। तो इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AWG का विस्तार रूप क्या है? अमेरिकन वायर गेज होता है इसका। जैसे हमारे यहाँ SWG होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, इसी तरह AWG होता है, तो इसका अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, जो यहाँ अमेरिका और में लागू होता है ज़्यादातर। अपने यहाँ तो स्टैंडर्ड SWG काम करता है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? ठीक है, तो उप परिपथ की बात कर रहा है हमारा। ठीक है, और किसकी बात कर रहा है? पावर की बात कर रहा है। तो अगर पावर की बात नहीं करता, अगर लो लाइट की बात करता तो आपका 800 वाट होता, लेकिन यहाँ पे पावर सर्किट की बात कर रहा है, तो पावर सर्किट में कम से कम जो है आपको अधिकतम जो है 3000 वाट जो है आप इस पर लोड दे सकते हैं। इससे आप ऊपर लोड देने की कोशिश करेंगे तो सर्किट आपकी जल जाएगी। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चालकता की इकाई क्या होगी? तो चालकता की इकाई जो होती है मोह होती है, इसका बी राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का क्या कार्य है? तो फूड मिक्सर में रोटरी स्विच जो होता है, जिसका हम क्या करते हैं हम लोग ऑन ऑफ और स्पीड कंट्रोलिंग के लिए यानी कि स्पीड सिलेक्शन करने के लिए करते हैं। तो इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? तो हमेशा जब फ्लक्स घनत्व चुंबकीय बल से पीछे रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस को बोलते हैं, जिससे यहाँ पे हमें लॉसेस होते हैं यानी मैग्नेटिक लॉस हो जाता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है जो सोल्डरिंग की जाइए? अब क्योंकि ये गन सोल्डरिंग, देखिए यहाँ गन बनी हुई, गन की तरह इसको सोल्ड किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? सोल्डरिंग गन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगली बार विचार करते हैं हम लोग। चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा विचलन अगुण धारा के अनुपातिक होता है। ठीक है, चल कुंडली मीटर में, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विद्युत इस्त्री का ये भाग है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इसको सोल प्लेट बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी पीछे टेस्ट सेट में आ चुका है, वहाँ से रिपीट हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लूँ। वायरिंग स्थापना परीक्षण का क्या कार्य है? तो वायरिंग स्थापना परीक्षण का कार्य क्या है? तो ये वायरिंग स्थापना बनी, इसमें परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो ये किस प्रकार का परीक्षण किया जा रहा है? तो चालक एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच किया जा रहा है, यानी अर्थ टेस्टिंग की जा रही है, चालक और अर्थ के बीच में टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कालानुक्रम मीटर का क्या उपयोग होता है? यानी जो 3 फेज इंडक्शन सिंक्रोनस सिंक्रोनस मीटर होता है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो 3 फेज। ठीक है, फेज सीक्वेंस मीटर जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है? 3 चरण प्रणाली की सही अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, यानी कि हम इसका उपयोग क्या करते हैं? जो 3 फेज की लाइन होती है उससे इसका सही अनुक्रम निकालने के लिए हम लोग इस मीटर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एकल कला RC परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र क्या होगा? तो ये ROC सर्किट है, RC सर्किट के लिए हमारे पास IR धारा क्या होती है? तो IR धारा क्या होती है? इसका डी ऑप्शन होगा। IL बराबर I² प्लस IC स्क्वायर का अंडर रूट, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था। तो अगला क्या है? यदि अर्ध पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्ध के प्रतिरोध के मान का क्या होगा? यदि अर्ध पाइप की लंबाई हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? अर्ध प्रतिरोध का मान घट जाएगा, क्योंकि जितनी लंबाई बढ़ाते जाएंगे उतना ही वो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, तो वहाँ पे क्या डिक्रीज कर देगा, उसका प्रतिरोध का मान डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है? तो ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर होता है अलाउ द एक्सपेंशन, विभिन्नता के कारण तेल के स्तर में विस्तार में अनुमति देता है। जब कंजर्वेटर में क्या होता है? जब ट्रांसफार्मर जब वर्क करता है तो वो हीट करता है, हीट करने के कारण क्या होता है? ऑयल में प्रसार होता है। तो जो ऑयल प्रसार होता है तो उसको अनुमति देता है, क्योंकि उस पर टैंक लगा होता है। तो क्या होता है? जितना तेल बढ़ता है वो क्या होता है? टैंक में चला जाता है, और फिर जब ठंडा होता है तो फिर वो टैंक से फिर ट्रांसफार्मर में आ जाता है। तो कंजर्वेटर का यही काम होता है, तो इसीलिए इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग।
श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है? तो श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या होता है? वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर प्रतिरोध नापने के लिए ये करते हैं। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारे टेट थ्योरी के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब हम आगे क्वेश्चन बनेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। इसका पहला क्वेश्चन बात करते हैं, फॉरवर्ड आर्डर लीडर में लीवर के लिए कौन सा एक उदाहरण है? यानी कि फर्स्ट टाइप जो लीवर होता है, उत्तोलक होता है, उसका हमें एग्जाम्पल बताना है। तो उसका एक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कैंची का। ठीक है, सीजर एक पेयर। ठीक है, इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? 20 और दी है, 20 और 18 दी हुई है। तो हमें क्या परिमाप निकालना है इसका? आयत का। तो आयत का परिमाप आपको सूत्र पता ही होगा। ठीक है, तो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इसको कट दीजिए, बी जोड़ करके करें तो इसका 76 आंसर आ जाएगा। आप इसको लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, द्वितीय प्रकार के जो लीवर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट हुआ है। तो द्वितीय प्रकार का किसका? बॉटल ओपनर होता है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? ये भी एक होता है। ये भी क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है। ठीक है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो फेरस मेटल होता है। ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से पिछले सेट से जो जुलाई में पेपर हुआ था उससे पूरा मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन तृतीय ऑर्डर के लिए, तृतीय उत्तोलक के लिए, तो फोरसेप्स, ये क्वेश्चन भी वहीं से पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से जो इसमें एक्स पेपर में जो मैथ का सेक्शन आया है, वर्कशॉप कलेक्शन का आया है, वो पूरा जुलाई का सेक्शन ही उठा के रख दिया इस पर। ठीक है, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों का, क्योंकि अब देखिए 6 क्वेश्चन तो आपको पूरा सेट वहीं से मिल जा रहे हैं। तो हो सकता है आगे सेट में भी आपको क्वेश्चंस मिल जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वर्कशॉप साइंस के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के हम 6 क्वेश्चन क्या देखेंगे। उसके अनुसार मानक अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से निश्चित किया गया है? तो जो आयाम यहाँ पे चिन्हित किया गया है हमें उसको डिसाइड करना है। तो इसका ए ऑप्शन देख सकते हैं, बी है, बी ऑप्शन है। इंडिकेशन हो गया, सेंटर का बता रहा है, सेंटर पॉइंट है, गलत बता रहा है। यहाँ पे एरो द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद ये आउटर रेंज में दिखाया गया है, ये इसका डाया दिखाया गया है। ठीक है, अब क्योंकि ये व्यास पे दिखा रहा है, लेकिन इसका सी भी ऑप्शन सही नहीं, इसका डी ऑप्शन देख रहे हैं आप। तो डी ऑप्शन में देखिए एरो दिख रहा, दोनों एरोस दिख रहा है, और इसको यानी कि किसी भी गोलाकार है एरिया, तो उसका अगर हमको व्यास दिखाना होता तो हमेशा ऐसे ही दिखाया जाता है इसका। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उपकरण का नाम पहचाने। तो उपकरण क्या है उसका नाम पहचानना है। तो ये देखिए आपको उपकरण दिख रहा है, ये हथौड़े जैसा दिख रहा है। हथौड़े का किस नाम है? लकड़ी का हथौड़े, जिसको हम लोग मैलेट बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, आईएस मानक का कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? ठीक है, इसमें आयाम सही है। इसमें आपको ये क्वेश्चन भी पिछले टेस्ट सेट में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो बी रहा है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात है, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। जो सेट स्क्वायर दिया हुआ इसका नाम क्या है? तो ये किस डिग्री का है? ये 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल शोर वर्टिकल लेटर ए का सही रूप है? और तो इसमें वर्टिकल लेटर ए का सही रूप इसमें बताना है आपको, ए, बी या सी। तो ए बी में देखिए इसे इटैलिक है, थोड़ा सा ये निकला हुआ है। ठीक है, ये इटैलिक टेढ़ा हो गया है, तो बी ऑप्शन है नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन होगा जो करेक्ट, क्योंकि ये फुल लेंथ में देखिए बोल्ड में है, और 7:5 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, और डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी इसमें देखिए सट गया है। तो इसका हमेशा सी राइट आंसर होगा इस प्रकार के लेटर्स का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात है, लाइन बी को पहचाने। तो इसमें लाइन बी कहाँ है? लाइन बी, ये लाइन बी है। ठीक है, इसको पहचानना है। तो ये किस प्रकार की लाइन है? तो ये किस प्रकार की लाइन होती है? इसको आयाम रेखा बोलते हैं। आयाम रेखा मतलब मैप पर पैमाना बताएगी कितनी लंबाई चौड़ाई है इसकी, जिसको बोलते हैं आयाम लाइन। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अब
अभी यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट स्किल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस बच्चे का ये है उसका क्या है एम्प्लॉयमेंट में पास था, केवल वो ट्रेड थ्योरी में फेल था। इस वजह से यहाँ पे जो है केवल ट्रेड थ्योरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको भी ये क्वेश्चंस उनके तक पहुंच सकें और वो भी एग्ज़ाम की तैयारी उनकी अच्छे से हो सके। धन्यवाद।